क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किसने किया, और जिसने किया उसे चुना किसने? अर्थात जो भारत का संविधान बना उसको बनाने वाले लोग कौन थे, और जो लोग बनाए उनको चुना किसने? किसने कहा कि आप संविधान बनाओ? और जो संविधान बना वो लागू कब हुआ, और जब लागू हुआ तो जिस तारीख को लागू हुआ वो उसी तारीख को क्यों लागू हुआ? अर्थात जिस दिन बन के तैयार हुआ उस दिन क्यों नहीं लागू हुआ? इन सारी घटनाओं को एक एक करके हम क्या करेंगे, इस वन शॉट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको याद रखना है कि संविधान का निर्माण करने वाली जो संस्था थी उसका नाम है संविधान सभा। उसका नाम क्या है? संविधान सभा। अर्थात संविधान का निर्माण किसने किया? तो आपको याद रखना है संविधान सभा ने की। संविधान सभा ने, संविधान सभा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत का संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ये कौन थे? तो आपको याद रखना है कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये वही प्रारूप है जिसे अंतिम में संविधान के रूप में स्वीकार किया गया। और इसके निर्माण में कौन अहम भूमिका निभाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संविधान का यानी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात यह भी याद रखना है कि जिस समिति के ये अध्यक्ष हुए वो समिति भी वो किसकी एक भाग थी? तो संविधान सभा का ही एक अंग है। अर्थात संविधान सभा के अंतर्गत संविधान बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग पहलुओं को निपटने के लिए, अलग अलग पहलुओं पे विचार करने के लिए अलग अलग समितियां बनी। और उन्हीं समितियों के बनने के बाद अंत में 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनती है जिसको कहते हैं प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। ठीक है, तो जब यहां पे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नो डाउट। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन वहां पे जब आप एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को करें तो एक बात आपको याद रखना है कि वहां पे संविधान सभा नहीं हो। अगर वहां पे संविधान सभा नहीं है तब क्या लगाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों? क्योंकि मूल रूप से संविधान का निर्माण करने का कार्य किसका था? संविधान को निर्माण करने का दायित्व किसका था? संविधान सभा का था। और इसी संविधान सभा में शामिल हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस माध्यम से? प्रारूप समिति के माध्यम से। और फिर इन्होंने क्या किया? संविधान का निर्माण किया। ठीक है ना, तो संविधान का निर्माण करने वाली जो संस्था है वो कौन सी थी? संविधान सभा थी। और व्यक्ति के रूप में किसको माना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, इनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। सॉरी, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है ना, अर्थात ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक अर्थात सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो संविधान सभा है इस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, क्या
जनता ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का निर्माण किया या अप्रत्यक्ष रूप से? क्या जनता ने इनको चुना या नहीं चुना? क्या संविधान सभा संविधान का निर्माण की तो संविधान सभा है क्या? तो आपको याद रखना है कि पहले समझते हैं कि संविधान सभा, तो संविधान सभा क्या है? तो आपको याद रखना है कि चुने गए जनप्रतिनिधियों का, चुने गए जनप्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का ऐसा समूह, चुने गए जनप्रतिनिधियों का ऐसा समूह जो क्या करता है? संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा क्या है? तो चुने गए जनप्रतिनिधियों का ऐसा समूह जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा के नाम से जानते हैं। जो संविधान सभा है, इसके अस्तित्व में आने से पूर्व भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और तब जाके अंत में भारतीय संविधान सभा गठित हुई। उन्हीं घटनाओं में एक घटना है 1895 की, 1895 की, और इस समय थे कौन? तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने 1895 में एक विधेयक लाया, एक प्रस्ताव लाया, जिसे क्या कहा गया? स्वराज विधेयक। जिसे क्या कहा गया? स्वराज विधेयक कहा गया। इसे क्या कहा गया? स्वराज विधेयक कहा गया। स्वराज विधेयक। और इस स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने पहली बार संविधान की बात की। इन्होंने पहली बार किसकी बात की? संविधान की बात की। अर्थात इन्होंने यहां पे पहली बार संविधान की बात करते हुए संविधान की मांग करते हैं कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और 1922 में जब आएंगे तो वहां पे गांधी जी भी इसका क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। इसके साथ ही साथ पहली बार औपचारिक रूप से कौन इसकी मांग करता है? तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बार औपचारिक रूप से मांग जो है 3 मई को, 3 मई 1934 को की गई। 3 मई 1934 को की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है कि एक वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता, जिनका नाम था एम.एन. राय। कौन है? एम.एन. राय। एम.एन. राय, जिसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार ये औपचारिक रूप से इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की या संविधान की मांग की। औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से इन्होंने कहा कि संविधान की मांग की, अर्थात संविधान की बात करते हैं ये। और उसके बाद से जब ये घटना आगे बढ़ती है तो आपको याद रखना है कि एक त्रिपुरी अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश में। अर्थात मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में एक अधिवेशन होता है जिसे त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और ये अधिवेशन होता है 1940 में। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि 1940 में एक अधिवेशन होता है जिसे कहा जाता है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है एमपी में हुआ। कहाँ हुआ? एमपी यानी मध्य प्रदेश में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान की मांग की गई। और इसके जब यहां पे मांग की गई, कब? 1940 में। तब इस मांग को 1940 के प्रस्ताव में स्वीकार किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अर्थात यहां पे जो मांग की गई संविधान की मांग को क्या की गई? स्वीकार किया गया।
स्वीकार किया गया। किसमें स्वीकार किया गया? तो याद रखना है अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो आपको याद रखना है 1940 में, अर्थात 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। और इस प्रस्ताव में जो कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग की जो बात की गई उसे क्या की गई? स्वीकार की गई। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात आती है 1942 की। क्योंकि इस समय अब क्या हो चुका है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। विश्व दो धड़ों में बढ़ चुका है और भारत को कहीं ना कहीं अंग्रेज अपने मुताबिक उस युद्ध में शामिल करना चाह रहे हैं। इस दौरान भारतीय लोग क्या कर रहे हैं? तो उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब इस दौरान पुरजोर विरोध कर रहे थे, उस दौरान भारतीयों को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए वो तमाम तरह के लुभावने देते रहे। उन्हीं लुभावनों में से एक लुभावना था क्रिप्स मिशन। उन्हीं में से एक लुभावना क्या था? क्रिप्स मिशन था। एक लुभावना कौन था? क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन कब आता है? तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 में आता है। ठीक है। और इस क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से कहा गया कि ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि संविधान का निर्माण होगा, संविधान सभा बनेगी, लेकिन यह घटना अर्थात ये बनेगी तभी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। अर्थात इस क्रिप्स मिशन 1942 ने भारतीय संविधान के निर्माण की स्वीकृति को तो माना, लेकिन इसने ये कहा कि जब भारतीय संविधान का निर्माण होगा ये तब किया जाएगा, संविधान सभा तब बनेगी जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तब। तो फिर क्या होता है कि भारतीय जो जनता है वो इस बात को मानने से इनकार करती है और लगातार आंदोलन जारी रहता है। और अंत में एक मिशन आता है जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। जब ये कैबिनेट मिशन आता है कब? 1946 में। कब आता है? 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। और इसी कैबिनेट मिशन के निर्देश पर 22 जुलाई 1947 को 1946 को 22 जुलाई 1946 को क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का क्या होता है? गठन। तो आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, इसके निर्देश पर 22 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। यह जो कैबिनेट मिशन था, इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो भी सदस्य थे, अर्थात ये 3 सदस्य ही था, इसमें तीनों लोग कौन थे? तो ये तीनों ही अंग्रेज थे। ठीक है। अब देखते हैं तो यहां पे संविधान सभा का गठन कब हुआ? 22 जुलाई 1946 को इसका गठन हुआ। लेकिन कहा गया कि जो इनका गठन होगा ना, वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुना जाएगा, मतलब एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। अर्थात इनका चुनाव इस आधार पर होना था संविधान सभा के सदस्यों का कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। अर्थात इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। एक जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। एक जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। और इस आधार पे कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी हुई? तो आपको याद रखना है कि कुल जनप्रतिनिधि कितने हुए? कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या, कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी हुई? तो आपको याद रखना है 389 हुई। कितनी हुई? 389 हुई।
अर्थात संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को शामिल होना था? 389 सदस्यों को शामिल होना था। अब बात आती है कि जब ये 389 सदस्य होंगे तो इनका चुनाव कैसे होगा? तो जब इनके चुनाव की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो ये जनप्रतिनिधि है इस संविधान सभा में चुने जाएंगे, और जब संविधान सभा में चुने जाएंगे तो कैसे चुने जाएंगे? तो आपको याद रखना है कि जो प्रांतीय विधानसभा है, जो प्रांतीय विधानसभा है, उस प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, यानी जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा? तो इन 389 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। अर्थात इनका निर्वाचन कैसे होना था? इनका निर्वाचन, जब इनके निर्वाचन की बात करेंगे कि इनका निर्वाचन कैसे होना था, तो आपको याद रखना है कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका क्या होना था? निर्वाचन, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, अर्थात प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 389 सदस्यों का क्या होना था? निर्वाचन होना था, जो क्या करने वाले थे? संविधान का निर्माण करने वाले थे, जो संविधान सभा में शामिल होने वाले थे। अर्थात आप यहां देख रहे हैं कि जो प्रांतीय विधानसभा है इसमें यहां के जो सदस्य हैं उनको चुनने वाले कौन है? जनता है, और जनता के चुने हुए ये प्रतिनिधि हैं कौन? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। और ये सदस्य क्या करते हैं? ये सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जनता ने डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया। तो जब संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया तो फिर कैसे किया? अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना और वो प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुने, और इस तरह से यहां पे संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि जो ये संविधान सभा है, इसका जो ये निर्वाचन है, ये निर्वाचन कब होता है? तो आपको याद रखना है कि जुलाई 1946 में ही होता है। जुलाई 1946 में ही होता है, यानी 22 जुलाई को तो क्या हो जाता है? संविधान सभा का गठन होता है, और इस गठन से जस्ट पहले ही क्या होता है? ये चुनाव संपन्न होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि संविधान सभा का बैठक कब हुआ। ठीक है, तो देखें जो संविधान सभा है ना, इसका बिल्कुल विधिवत उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? तो आपको याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन है, ये विधिवत होता है। विधिवत कब होता है? तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। और ये चूंकि जब ये उद्घाटन हो रहा है तो यही क्या है? संविधान सभा का प्रथम बैठक है। यही क्या है? संविधान सभा का प्रथम बैठक है। और याद रखना कि इसका जो है मुस्लिम लीग ने पुरजोर विरोध किया। इसका क्या किया? मुस्लिम लीग ने पुरजोर विरोध किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध किया और इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, अब क्यों विरोध किया? क्योंकि जब हम प्रतिनिधियों की बात करते हैं कि कुल कितने सदस्य चुने जाने थे, कुल 389 सदस्य चुने जाने थे। इन कुल 389 सदस्यों में से आपको याद रखना है कि जो ब्रिटिश प्रांत के जो गवर्नर के जो प्रांत थे वहां से कुल कितने सदस्य चुने जाने थे? तो 292 ब्रिटिश गवर्नर के प्रांत, ब्रिटिश गवर्नर के प्रांत, यहां से कुल कितने सदस्य चुने जाने थे? 292। और यहां से जो चीफ कमिश्नर थी, चीफ कमिश्नरी, यहां से 4 सदस्य चुने जाने थे। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, इन देसी रियासतों से कुल 93 सदस्य चुने जाने थे। और चुनाव कितने पर होना था? तो चुनाव होना था 292 + 4 बराबर 296 सीटों पे क्या होना था? चुनाव होना था। और इस 296 सीटों पे चुनाव जब हुआ तो देखा गया कि जो कांग्रेस है
इस कांग्रेस को कितने सीटें मिली, तो इन 296 सीटों में से कांग्रेस को जो सीट मिलती है वो 208 सीट मिल जाती है। वहीं मुस्लिम लीग को कितना मिलता है, वहीं पे मुस्लिम लीग को केवल और केवल 73 सीटें मिलती हैं। और स्वतंत्र रूप से कितने सदस्य जीतते हैं, तो स्वतंत्र रूप से 8 सदस्य जीतते हैं। और जो अन्य दल हैं इनको एक एक सीटें करके मिलती हैं। और कुल कितने सीटें मिलती हैं, 7 सीटें इनको एक एक करके मिलती हैं। यानी इनको क्या होती हैं, एक एक सीटें मिलती हैं, एक एक सीट मिलती है। अर्थात यहाँ पे कांग्रेस 208 सीटों के साथ बहुमत में आती है और मुस्लिम लीग 73 सीटें पाती है। और स्वतंत्र जो खड़े हुए प्रतिनिधि थे वो 8 सीटों पे विजय हासिल करते हैं। और जो अन्य दल हैं इनको एक एक सीटें मिलती हैं। और इस तरह से ये 7 सीटें ये एक एक करके क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देख रहे हैं कि संविधान सभा का जब प्रथम बैठक हुआ तो ये क्या कर रहे हैं, बहुमत में नहीं है। अर्थात इनको ये लग रहा था उसी समय कि जब हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारा जो प्रतिनिधि है वो नहीं चुना जाएगा या कम चुने जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। और इसलिए इन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध करना अब और शुरू कर दिया कि हमें एक अलग देश चाहिए, हमें क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। और इसलिए ये प्रथम जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को इसका क्या करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो बैठक है, जो उद्घाटन है, ये कब होता है, तो आपको याद रखना है इस दिन कौन सा था, तो याद रखना है कि दिन था सोमवार। दिन कौन सा था, दिन सोमवार था। और समय हो रहा था 11, यानी सुबह के 11 बजे थे। सुबह के कितने बजे थे, तो सुबह के 11 बजे थे। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो संविधान सभा का उद्घाटन है ये कहां पर किया गया, तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर, इस काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय भवन, इस पुस्तकालय भवन में क्या किया गया, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक का क्या किया गया, यहाँ पे उद्घाटन किया गया। अब देखते हैं कि जो प्रथम बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इस दिन की अन्य प्रमुख घटनाएं क्या हैं, तो देखें यहीं पे संविधान सभा में शामिल सभी सदस्यों में से सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे, यानी जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्हें क्या किया जाता है, तो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन याद रखना है कि किस रूप में, तो ये अस्थायी चुना जाता है। क्या चुना जाता है, अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, तो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अब बात आती है द्वितीय बैठक की। इसके ठीक 2 दिन बाद द्वितीय बैठक बुलाई जाती है। द्वितीय बैठक ये कब होती है, तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक बुलाई जाती है। और यहाँ पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ पर संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी चुना जाता है। और ये कौन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या चुने जाते हैं, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो द्वितीय बैठक है इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया, भाग लिया। लेकिन फिर वही बात कि इन्होंने क्या किया, अलग संविधान सभा की मांग की। इन्होंने कहा कि अलग संविधान सभा की मांग की। इन्होंने कहा कि अलग संविधान सभा की मांग की। और ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर
1946 को 13 दिसंबर 1946 को एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित की जाती है, रखी जाती है। और ये रखने वाले कौन है, लाने वाले कौन है, तो आपको याद रखना है कि वो व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव इनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश की जाती है, रखी जाती है। और इस प्रस्ताव को कब पारित किया जाता है, तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ, तो पारित हुआ। ठीक है, यानी जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है कब पारित हुआ, तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में अलग अलग कार्यों को करने के लिए संविधान सभा ने अलग अलग समितियां बनाई, अलग अलग कमेटी बनाई, ताकि अलग अलग जो पहलू हैं उनको बारीकी से समझा जा सके और संविधान को एक सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से एक मजबूत संविधान को बनाया जा सके। और इसके लिए इसने क्या किया, अर्थात संविधान सभा ने क्या की, तो बहुत सारी समितियां बनाई। संविधान सभा इसने कहा कि बहुत सारी समितियां बनाई। उन बहुत सारी समितियों में आपको याद रखना है 8 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समितियां थी और अनेक छोटी समितियां थी। अनेक क्या थी, छोटी समितियां थी, अनेक छोटी समिति थी। अब यहाँ पे जो 8 बड़ी समितियां हैं वो कौन कौन सी थी, उसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, तो देखें 8 संविधान सभा की 8 बड़ी समितियों का ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है संघ में जहर, सलाह प्रांत में सरदार, सलाह प्रांत में सरदार। और आपको याद रखना है कि संघ में जहर, सलाह प्रांत में सरदार, क्रम वित्त यहां पे देखें 8 बड़ी समितियों का ट्रिक क्या है। संघ में जहर, सलाह प्रांत में सरदार, प्रारूप में बियर है, प्रारूप में बियर है और वित्त कर्मचारी नियम से चला राज। यहां पे जो संघ समिति है, वो चाहे वो संघ शक्ति समिति हो या संघ संविधान समिति हो, दोनों में अध्यक्षता कौन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। अर्थात संघ से याद रखना है संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है, जहर से याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। यहां सलाह से याद रखना है कि सलाहकार समिति, सलाह से क्या याद रखना है, सलाहकार समिति। प्रांत से याद रखना है प्रांतीय समिति।
और इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार पटेल। कौन है? सरदार पटेल। सरदार पटेल। दोनों के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। यहां प्रारूप में बियर है से याद रखना है, प्रारूप से याद रखना है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और बियर में आपको याद रखना है, बी से याद होगा, बी से याद रखना है, बी से होगा भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, अर्थात यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वित्त कर्मचारी से याद रखना है कि वित्त कर्मचारी समिति। वित्त कर्मचारी समिति। वित्त कर्मचारी समिति। और नियम से याद रखना है नियम समिति। नियम नहीं दिख रहा होगा, यहां से नियम से याद रखना है नियम समिति। नियम से याद रखना है नियम समिति। चला से याद रखना है संचालन समिति। संचालन समिति। और वित्त कर्मचारी से याद रखना है वित्त कर्मचारी समिति। वित्त कर्मचारी समिति। और आपको याद रखना है कि इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 बड़ी समितियां हैं, ठीक है ना, जो संविधान के निर्माण में अति बहुमूल्य भूमिका निभाई। इन 8 बड़ी समितियों का ट्रिक क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं या 8 प्रमुख जो समितियां हैं, उनका ट्रिक क्या है? उनका ट्रिक है कि संघ में जहर, प्रांत सलाह प्रांत में सरदार, प्रारूप में बियर है, वित्त कर्मचारी नियम से चला राज। जिसमें संघ से याद रखना है संघ समिति, संघ से याद रखना है संघ संविधान समिति, और जहर से याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। सलाह प्रांत में सरदार से याद रखना है, सलाह से याद रखना है सलाहकार समिति, प्रांत से याद रखना है प्रांतीय समिति, और सरदार से याद रखना है सरदार। यानी सलाहकार समिति और प्रांतीय समिति में दोनों में अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप में बियर से याद रखना है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वित्त कर्मचारी समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम से नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चल से याद रखना है या चला से याद रखना है, चला से याद रखना है संचालन समिति जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि देखें ये जो समितियां हैं, इन समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति है वो कौन सी है? इन 8 समितियों में भी जो सबसे प्रमुख समिति है वो है प्रारूप समिति, और ये वही प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो बात आती है प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, और ये वही प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति है, आपको याद रखना है कि ये कुल 7 सदस्य ही थी। ये कुल कितनी सदस्य ही थी? तो कुल 7 सदस्य ही थी। कुल 7 सदस्य ही थी, अर्थात इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है कि अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। एक चीज और आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा, इस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, अर्थात संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए वो है बी.एन. राव। कौन है? बी.एन. राव, ठीक है ना। बी.एन. राव को क्या किया जाता है? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। ये क्या है? सलाहकार, सलाहकार, ठीक है ना। इन्हें क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है।
इसके साथ ही एक ये भी याद रखना है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है संविधान सभा, संविधान सभा। इस संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है 2 उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि संविधान सभा के कुल कितने उपाध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। जो पहले उपाध्यक्ष हैं, यानी 2 उपाध्यक्ष हैं, पहले हैं एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे हैं वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये क्या है, ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है, इसका गठन कब हुआ, तो याद रखना है कि इसका जो गठन है सबसे अंत में हुआ, यानी सभी समितियां बन गई और सभी समितियों ने जब कार्य करना शुरू कर दिया, उसके सबसे अंत में जो समिति बनी वो कौन थी, प्रारूप समिति। और इसका गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। और ये कुल 7 सदस्य थी, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल थे, अर्थात अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे, और अध्यक्ष को छोड़ा जाए तो इसमें कुल 6 सदस्य शामिल थे। तो यहां से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना है कि वो सदस्य अध्यक्ष सहित पूछा जाता है तो 7 होंगे, ठीक है ना। अर्थात तो यहाँ पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्य ही थे, तो आपको याद रखना है कि 7 सदस्य ही वो प्रारूप समिति थी। और ये जो प्रारूप समिति है, ये क्या करती है, अपना कार्य करना शुरू करती है, और जब कार्य करना अपना शुरू करती है तो ये 21 फरवरी 1948 को, ठीक है, 21 फरवरी 1948 को ये क्या करती है, अपना प्रारूप तैयार करती है और संविधान सभा में प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। कब, 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को क्या करती है, तो अपना जो प्रारूप है संविधान सभा के समक्ष, यानी अध्यक्ष के समक्ष क्या करते हैं, ये पेश करते हैं, ठीक है ना। तो संविधान सभा के समक्ष पेश करते हैं, संविधान सभा के समक्ष क्या करते हैं, संविधान सभा के समक्ष पेश करते हैं। अब इसमें बहुत सारी खामियां निकाली गई, बहुत सारी चीजों को इसमें बाहर किया गया, और बाहर करने के बाद अब इस पे क्या होता है, वाचन शुरू होता है, और इस पे कुल 3 वाचन होते हैं। इस पर, इसी प्रारूप समिति के द्वारा निर्मित इस प्रारूप पर कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। जो प्रथम वाचन है ये कब से कब तक होता है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम वाचन है ये कब होता है, तो जो प्रथम वाचन है वो होता है 4 नवंबर 1948 से लेकर 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक ये क्या करता है, प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन कब होता है, तो द्वितीय वाचन जो है यहां शुरू होता है 15 नवंबर 1948 से, और ये चलता है 15 अक्टूबर 1949 तक। और जो तीसरा वाचन है ये कब होता है, तो तीसरा जो वाचन है ये होता है यहाँ 17 अक्टूबर होगा, सॉरी
17 अक्टूबर तक, और फिर यहाँ पे 17 नवंबर से शुरू होके 17 नवंबर 1949 से और ये 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक ये द्वितीय वाचन होता है, जिसमें आपको याद रखना है कि जो द्वितीय वाचन है ये क्या है, सबसे लंबा वाचन है, ठीक है ना। ये क्या है, सबसे लंबा वाचन, सबसे लंबा वाचन है, ये क्या है, सबसे लंबा वाचन, ठीक है ना। अब ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो संविधान को अंततः स्वीकार किया गया। संविधान को क्या किया गया, तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। क्या किया गया, तो संविधान को स्वीकार किया गया, संविधान को क्या किया गया, तो स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। जब संविधान को स्वीकार किया गया तब यहाँ पे संविधान जो बन के जो तैयार हुआ था उस पे कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो आपको याद रखना है कि जो ये संविधान बन के तैयार हुआ, इस संविधान पे कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्य ने कहा कि हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। और कितने लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो आपको याद रखना है कि 15 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए। मतलब हस्ताक्षर नहीं करने का मतलब ये नहीं कि वहां पे थे और हस्ताक्षर नहीं किए, अर्थात वो किसी कारणवश अनुपस्थित रहे होंगे, तो ये 15 लोग का क्या है, यहाँ पे अनुपस्थित रहे, 15 सदस्य क्या थे, अनुपस्थित थे। बात समझ में आया ना। तब बात आती है कि अंततः संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे थे, तो आपको याद रखना है कि जब ये 31 अक्टूबर 1947 की बात करें, कि जब 31 अक्टूबर 1947 को जब मीटिंग बुलाई गई, तब वहां पे कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर 1947 यानी भारत विभाजन के बाद, ठीक है ना, भारत विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे थे, तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य, तो आपको याद रखना है कि 299 थे। कितने थे, 299 सदस्य थे, ठीक है ना। पहले कितने हुए करते थे, तो आपको याद रखना है 389 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है ना। कुल कितने होते थे, 389, ठीक है। अब इन 389 में से यहाँ पे कितने बच गए, तो कितने गए, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ 299 घटा लेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यानी 90 सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान में शामिल हुए, ठीक है। अर्थात पाकिस्तान का संविधान सभा बना या फिर पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए, तो यहाँ पे कुल कितने बचे, 299 सदस्य बच गए। और यही 299 सदस्यों ने क्या किया, भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिनमें से 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किए। अब देखें, ये जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया, तैयार हुआ। अब बात आती है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक, तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो याद रखना है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, तो याद रखना है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इस दौरान आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस दिन का प्रमुख घटना क्या है, तो पहले तो याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें क्या किया गया, तो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, इन्हें क्या किया गया, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दूसरी जो घटना है वो ये है कि इसी दिन राष्ट्रगीत को अपनाया गया और इसी दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया गया, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ, तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया और राष्ट्रगान को भी इसी दिन को अपनाया गया। अब बात आती है कि जो भारत का संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया है, लेकिन देख रहे हैं कि अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ है। ये जो 26 नवंबर है, इस 26 नवंबर को कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद लागू हुए। 15 अनुच्छेद क्या हुए थे? लागू हुए थे। ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो बाकी के जो बचे अनुच्छेद है वो कब लागू होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान लागू होता है। क्या होता है? संविधान लागू होता है। और जब इस दिन संविधान क्या हुआ? लागू हुआ, तो इसी दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? तो इसी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात इसी दिन हम क्या हुए? गणतंत्र हुए। इसी दिन क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ। अब देखें कि ये जो दिन है 26 जनवरी का, ये ही क्यों चुना गया? हमें 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं संविधान लागू किया गया? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए आपको इतिहास में चलना होगा और इतिहास में आपको वो 1929 की घटना याद करनी होगी कि 31 दिसंबर 1929 को एक घोषणा की गई लाहौर अधिवेशन में। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा एक घोषणा की गई कि आगामी 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? पूरे भारत में स्वतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस क्या करेंगे? मनाएंगे। और पहली बार रावी नदी के तट पर उसी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और उस दिन को याद रखने के लिए, उस दिन को वैल्यू देने के लिए क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होने के बाद भी इंतजार किया गया। और फिर वो जब 26 जनवरी 1950 आया तो इसी दिन क्या किया गया? संविधान को लागू किया गया। मेन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को करने का कारण यह था कि जब 26 जनवरी 1930 को जब इस बात की घोषणा की गई है कि इस दिन क्या करना है? संविधान स्वतंत्रता दिवस मनाना है, तो कहीं उस दिन को भूल ना जाए। उस दिन को याद रखने के लिए हम उस दिन क्या करते हैं? संविधान को लागू करते हैं। और अब उस दिन को जब संविधान लागू हुआ तो वही दिन हम किस रूप में याद करते हैं? गणतंत्र के रूप में याद करते हैं। अर्थात उसी दिन को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान क्या करता है? हमें गणतंत्र बनाता है, इसलिए हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन एक बात आपको ये याद रखना होगा कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये वही घटना है जब इस बात की घोषणा की गई थी, जब मनाया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को क्या? स्वतंत्रता दिवस। और इसलिए उस बात को वैल्यू देने के लिए, उस दिन को वैल्यू देने के लिए ये दिन चुना गया था। ठीक है। अब बात आती है कि जो संविधान बना, इस संविधान में क्या क्या था? अर्थात जब यह संविधान बना तो आपको याद रखना है कि इस संविधान में कुल कितने भाग थे। तो कुल इसमें भाग याद रखना है कि इसमें कुल 22 भाग हुआ करते थे। और अनुच्छेद की बात करें तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आपको याद रखना है कि कुल 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी? तो यहाँ पे अनुसूचियां जो मूल संविधान थी, यहाँ पे कितनी थी? तो 8 थी। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? तो 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां है। ठीक है। ऐसे अगर वर्तमान में कुल अनुच्छेदों को अगर जोड़ा जाए, जो उसके खंड के रूप में है, उनको सबको जोड़ेंगे तो 450 से प्लस है 470 के आसपास होंगे। और यहाँ पे जो 22 भाग है ये भी मतलब ये बढ़ चुके हैं अगर खंड के रूप में अगर जोड़ेंगे तो। ठीक है ना। लेकिन जब भी पूछा जाता है इसके मूल भाग को ही पूछा जाता है, तो मूल भाग कितना है? आज भी 22 है। ठीक है। तो ये क्या रहा? संविधान रहा। अब जो भारतीय संविधान है, इसको बनाने में खर्च कितना आया? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान को बनाने में जो खर्च है वो कितना आया? तो लगभग 64 लाख रुपए आया। कितना आया? लगभग 64 लाख रुपए आया। लगभग कितना?
64 लाख रुपए। यानी अगर आप इसको काउंट करना चाहें ऐसे तो आपको याद रखना है 63,96,729 रुपए इसमें खर्च हुए थे। एग्जैक्ट वैल्यू कितना है तो आपको याद रखना है 63,96,729 रुपए क्या हुए, खर्च हुए। जिसको लगभग में मानेंगे तो कितना होगा, 64 लाख रुपए क्या हुआ था, इसको बनाने में खर्च हुआ था। और जो ये संविधान बना, इस संविधान को बनाने में कुल कितना वर्ष लगा, कुल कितना समय लगा, तो कुल समय याद रखना है कि कुल जो समय है लगभग 3 वर्ष का है। लगभग कितना है तो लगभग 3 वर्ष। लगभग कितना है, 3 वर्ष। एग्जैक्ट अगर वैल्यू, अगर एग्जैक्ट अगर दिन की बात करें तो आपको याद रखना है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितने दिन लगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। इसी को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना होगा, लगभग 3 वर्ष होगा। बात समझ में आया ना। तो ये रहा हमारा संविधान। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आया है, आप ये वीडियो पसंद आई है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।